सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम समाज विज्ञान में क्लास 6 का लेसन नंबर 4 जो है आपका मानचित्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले अपने क्लास 6 में 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेसन था आपका सौर मंडल में पृथ्वी। हमारा जो सौर मंडल है, ब्रह्मांड अनंत, उसमें पृथ्वी की क्या स्थिति है उसके बारे में अपन ने पहले पार्ट में या पहले लेसन में अध्ययन किया। उसके बाद देखिए आप, दूसरा जो लेसन है आपका वो है ग्लोब। उसमें अक्षांश और दो देशांतर रेखाएं, अपनी अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में देखिए पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां हैं उसके बारे में अपन ने लेसन नंबर 3 में अध्ययन किया। पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी पे कौन कौन सी गतियां हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि घूर्णन गति, परिक्रमण गति, रात दिन कैसे होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने लेसन नंबर 3 में। आज हम जिसकी अध्ययन करेंगे वो है मानचित्र, क्योंकि ग्लोब के अनुसार हम पूरे इसको देख सकते हैं, पृथ्वी पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसको अपन ग्लोब पे देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी देश, किसी घर, किसी मकान की अगर जरूरत पड़े अपन को देखने की, तो फिर मानचित्र का ही अपन को प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए आप आगे, आज लेसन नंबर 4 में मानचित्र। आपने पिछले कक्षाओं में या पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि ग्लोब का क्या महत्व है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं पिछले अध्यायों में। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। ग्लोब का जो अध्ययन करते हैं अपन, ग्लोब से जो अध्ययन करते हैं उसकी कुछ सीमाएं होती है। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारी काफ़ी उपयोग साबित होता है। जब ग्लोब की उपयोगिता काफ़ी अच्छी साबित होती है और ग्लोब से अपन को बहुत सारी सहायता मिलती है। ग्लोब का मतलब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप, उसी को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी का लघु प्रतिरूप, उसी को अपन ग्लोब कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर ग्लोब, पृथ्वी का लघु प्रतिरूप, उसी को ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब हमारी काफ़ी कुछ सहायता करता है और पृथ्वी का अध्ययन और पृथ्वी के बारे में जानने के लिए हमें ग्लोब की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होगा। ग्लोब जैसे अपन अगर पूरी पृथ्वी के बारे में अगर जानने की कोशिश रखते हैं तो हमें ग्लोब काफ़ी कुछ सहायता करता है। हमारी ग्लोब का मतलब जानते हो, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा हो तो लघु प्रतिरूप, पृथ्वी का छोटा रूप, मतलब उसी को अपन ग्लोब कहते हैं। इसमें काफ़ी कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद लेकिन अपन को किसी देश या किसी शहर या किसी राज्य या किसी गाँव या किसी स्थान को अगर साबित करना है तो उसमें ग्लोब फिर आपकी पूर्ण रूप से सहायता नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको मानचित्र की जरूरत पड़ेगी। फिर ऐसी स्थिति में जब हम मानचित्र का उपयोग करते हैं तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। एक माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है, लेकिन ये गोलाकार सतह पर पूरी तरह चपटा करना संभव नहीं, असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र जो है वो ऐसे देखा जाए तो अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए चाहिए। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र और कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्रों में एक बड़ी किताब के तरह तथ्य भी हो सकते हैं। दूसरे मानचित्रों, जब बहुत से मानचित्रों में एक साथ रख दिया जाता है तब
एक एटलस बन जाता है। जब बहुत सारे मानचित्रों को अपन एक साथ मिला लेते हैं तो वो किताब क्या बन जाती है? एटलस। क्या बन जाती है? एटलस। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों पे खींची गई और मापों पर आधारित होता है। ये एटलस अलग अलग मापों के आधार पर खींचा गया पूर्ण रूप से आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ये डिफरेंट है ग्लोब और मानचित्र। सबसे पहला डिफरेंट अगर अपन देखें तो ये है कि मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा हमें मानचित्र से अच्छी जानकारी मिल पाई। ठीक है। मानचित्र के विभिन्न प्रकार, बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके। मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप। पहला जो इसका प्रकार है वो है भौतिक मानचित्र। कौन सा है? भौतिक मानचित्र। इसमें कौन कौन किस किस के बारे में अपन अध्ययन कर सकते हैं भौतिक मानचित्र में, वो देखिए आप। जैसे पृथ्वी की बहुत सारी आकृतियों के बारे में भौतिक मानचित्र में, भौतिक मतलब भूभाग, जो पृथ्वी का भूभाग है, पृथ्वी के भूगोल के बारे में अपन अध्ययन कर सकते हैं इसमें। जैसे पर्वतों की दिशा, पर्वतों की स्थिति, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्च मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भौतिक मानचित्र या उच्च मानचित्र कहा जाता है। जो किन किन को दर्शाता है भौतिक मानचित्र? एक तो पर्वतों के बारे में बताता है, उसके बाद पठारों के बारे में बताता है, मैदानों के बारे में बताता है, नदियों के बारे में, महासागरों के बारे में हमें सारी जानकारी प्राप्त जो करता है या करवाता है वो है भौतिक मानचित्र। उसके बाद जो दूसरा मानचित्र है आपका वो है राजनीतिक। कौन सा है? राजनीतिक मानचित्र। जो दूसरा आपका मानचित्र है वो है राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए कि किस किस गांव की या किस किस राज्य की या किस किस देश की सीमा कहाँ तक है, उसको दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। कौन से मानचित्र की? राजनीतिक मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। उसमें क्या क्या दर्शा सकते हैं हम? गांव की सीमाएं, शहरों की सीमाएं कि किस किस, जैसे अंता है तो अंता कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी सीमा तय कहाँ तक की गई है, उसके बारे में अपन राजनीतिक मानचित्र में हम देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप जो अगला मानचित्र है आपका थीमेटिक मानचित्र। कौन सा है? तीसरा जो मानचित्र है आपका वो है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र वो देखिए आप, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। पहले अपन ने जो पढ़ा भौतिक मानचित्र, उसके बाद राजनीतिक मानचित्र, अब अपन जिसके बारे में अध्ययन करें वो है थीमेटिक मानचित्र। इसमें क्या है? सड़क का मानचित्र, वर्षा, वन, उद्योगों आदि के विवरण को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है और इन मानचित्रों को दर्शाने के लिए ही थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों की दी गई सूचना के आधार पर उचित नामकरण किया जाता है। जैसे मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3। एक होती है दूरी,
उसके बाद होती है दिशा, उसके बाद होते हैं प्रतीक। एक तो दूरी कितनी है मानचित्र को बनाने के लिए पहले अपन को किसके बारे में बात करनी पड़ेगी। 3 घटक होते हैं इसके। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। देखिए आप आगे, मानचित्र के घटक, 3 घटक होते हैं इसके। पहला है दूरी, पहला। दूसरा देखिए, दूसरा है दिशा। तीसरा है प्रतीक, चिन्ह, जिसको अपन क्या कहते हैं? चिन्ह भी कह सकते हैं, प्रतीक भी कह सकते हैं। तो पहले मानचित्र को बनाने के लिए इसके घटक जो है अपन को जरूरत पड़ती है। एक तो दूरी, कि दूरी कितनी है। उसके बाद दिशा कौन सी है, दिशा के बारे में। उसके बाद प्रतीक, चिन्ह, जिसको अपन क्या कहते हैं? चिन्ह। तो इन सब घटकों के अनुसार अपन मानचित्र के बारे में या मानचित्र को सूचना के आधार पर उचित नामकरण दिया जाता है। अपन इनका नामकरण देके उन स्थानों को अपन देख सकते हैं। जैसे किसी मंदिर का पता लगाना है तो अपन जैसे मानचित्र बनाएंगे तो उसमें मंदिर का आप बना दो फोटो, तो अपन को पता लग जाएगा कि ये मानचित्र। प्रतीक, चिन्ह, जिसको अपन कहते हैं चिन्ह, वो बना दो आप, तो ऐसे अपन को पता, सामने वालों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर मंदिर है। तो आज अपन ने जो पढ़े मानचित्र के बारे में कि मानचित्र क्या क्या उपयोगी है, ग्लोब के बाद जो अपन को सारी चीजें अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो मानचित्र से अपन पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी गांव के बारे में, किसी देश, किसी शहर या किसी राज्य के बारे में जानकारी करनी है तो मानचित्रों से हमें अच्छी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद अपन को भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। आगे देखिए बच्चों, तो आज अपन ने भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, इन सब के बारे में अध्ययन किया। और जो अपन अब बात करेंगे कल, इसके मानचित्र के घटक जो अपने दूरी, दिशा और प्रतीक, इन तीनों के बारे में कल की वीडियो में अपन आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। इसको आप एक बार घर पे अध्ययन कर लेना, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसके बाद आगे कल वीडियो में। धन्यवाद।